खबर है ईरान और इजराइल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में ईरान इजराइल का कन्फ्लिक्ट बड़ी सुर्खी बना हुआ है, कभी भी कुछ हो सकता है। ऐसी स्थिति में मिडिल ईस्ट पूरी तरह से छाया हुआ है, हर तरफ की सुर्खियों में, जियोपॉलिटिक्स में चर्चाएं हो रही हैं तो इस बात की कि अगर यह हमला हुआ तो क्या होगा। आज के दिन टेंटेटिव माना गया है। अगर मिडिल ईस्ट कमांड के हेड की बात मानी जाए अमेरिका की तरफ से, तो उनका कहना है, सेंट्रल कमांड जो है उनका कहना है कि आज यानी सोमवार के दिन ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। ऐसी स्थिति में इजराइल के शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ा, अमेरिकी शेयर मार्केट पर असर पड़ा, भारत के शेयर मार्केट पर असर पड़ा, और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर यह युद्ध वाकई में मान लीजिए हो ही जाता है तो ऐसी स्थिति में दुनिया का कौन सा देश किसके साथ होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस युद्ध में किसके पास कितनी ताकत है। आज हम दोनों की ताकत कंपेयर करेंगे, साथ में यह समझेंगे कि किस देश का किसके साथ साथ है, और इतना ईरान मतलब अपने आप को लेकर आश्वस्त कैसे है कि वो इजराइल को कड़ी टक्कर दे सकता है। तो सारी बातें आज के सेशन में हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को तत्काल हम हर बार जो भी अपडेट आ रहे हैं वो जानकारी दे रहे हैं, चाहे फिर वो हानिया की मौत से जुड़ी खबर हो, लेबनान पर हमले की खबर हो, या फिर आज जो संभावित है, क्योंकि हमने आपको 2 दिन पहले मतलब ये सेशन जब बताया था कि 72 घंटे में हमले हो सकते हैं, तो आज का अमेरिका का टेंटेटिव है कि आज के दिन रिप्लाई कर सकता है। कौन रिप्लाई कर सकता है? ईरान रिप्लाई कर सकता है। तो ये सुर्खियां हम लोग ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, और इसी बीच में आज की सुर्खी जो बन रही है वो ये है, कल शाम को 5 बजे ये अपडेट था कि ईरान में अटैक इजराइल एज अर्ली एज टुमारो, टॉप यूएस जनरल इन मिडिल ईस्ट एज फार फियर ऑफ यूएस इंटेलिजेंस इंटेंसिफाइज। तो इनका मतलब ये कहना कि वो आज सुबह हमला कर सकता है, तो अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि उनका दिन जब निकलेगा और दिन के अंदर शुरुआत जैसे जैसे होगी तो ईरान इजराइल वॉर शुरू हो सकता है। ईरान इजराइल वॉर शुरू वाया लेबनान होगा या फिर डायरेक्ट ईरान से वहां पर होगा, यह आने वाले समय में जाना जाएगा। लेकिन इस बीच में अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस का यह दावा है कि अमेरिका और इजराइल के जो अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर के 5 अगस्त की तैयारी में हैं कि 5 अगस्त के दिन ये लोग हमला करने आएंगे। और इसी बीच में अमेरिकी जो सेंट्रल कमांड है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने कई बार आपको बताया है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जो कमांड फोर्स के चीफ जनरल हैं माइकल कुरेला, वो इस समय पर तेल अवीव पहुंच चुके हैं, इजरायली कैपिटल पहुंच चुके हैं, और खतरे को देखते हुए अपने हथियारों की तैनाती अमेरिका ने इजराइल में बढ़ा दी है। इसका मतलब यह समझिएगा कि अमेरिका इजराइल पहुंच चुका है। ये पहुंच चुका है, इसका मतलब ऐसे समझिए, देखो मैं इसको आसान रूप में आपको समझाता हूं। पूरी दुनिया को ना अमेरिका ने बांटा हुआ है, मैं आऊंगा इस बात पर। पूरी दुनिया को अमेरिका ने अपने हिस्सों में बांटा। अपन को लगता है ना जैसे 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरी भारत है, अमेरिका को पूरा वर्ल्ड खुद का लगता है कि इस पर हम शासन करते हैं, और वो अपने हिसाब से बांट कर चलता है कि इस जैसे अपने देश में कमांड होती है ना, उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड, पूर्वी कमांड सेना की, ऐसे अमेरिका ने पूरी दुनिया को कमांड में बांटा हुआ है। ऐसे इसकी जो सेंट्रल कमांड है जिसमें ये इजराइल और मिडिल ईस्ट को रखता है, उसके लिए ये जनरल नियुक्त करता है। जैसे अपनी सेना के अंदर जनरल होते हैं ना, टॉप जनरल, ऐसे ही पूरी दुनिया पर कंट्रोल करते हुए एक जनरल उस क्षेत्र के लिए, उस रैंक का आदमी वो इस समय इजराइल में पहुंच गया है कि चलो भाई हम तैयार हैं, और अपने साथ सारा असलहा लेकर के, फाइटर जेट्स, डेस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये सब लेकर के इजराइल पहुंच चुका है। यानी अमेरिका तैयार है। अमेरिका तैयार है तो इजराइल के लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई आने वाले समय में अब व्यापार हो सकता है प्रभावित हो, क्योंकि जब युद्ध चलेगा तो फिर प्रभाव तो होगा ही होगा। असल में इजराइल एक तरह से समझिए मिडिल ईस्ट का लॉन्च पैड है, वहां से युद्ध ही करने की जगह बनाई गई है, उसे आप टेक्नोलॉजी बनाने की जगह और युद्ध को शुरू करने की जगह के रूप में जान सकते हैं। कईयों बार वो ऐसा कर चुका है, ठीक है। ऐसी स्थिति में खबर आती है इजराइल की कि इजराइल का जो स्टॉक मार्केट है वो हिल गया है। इजराइल का हिला सो हिला, अमेरिका का भी हिल गया है, क्योंकि कोई भी देश जब युद्ध में होता है तो उसके बहुत सारे काम और प्रभावित होते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन करने वाली जो कंपनियां हैं वो प्रभावित हो जाएंगी, इजीली लेबर का एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे देश अपने अपने कामगारों को बोल चुके हैं कि भाई घर में रहो। ऐसे में भारत ने जैसे मान लीजिए वहां की उड़ान रोक दी है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी हो रही होगी तो जो कंपनी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई होगी उसके शेयर मार्केट में शेयर प्रभावित होंगे। यानी कि जो युद्ध है वो केवल सेनाओं के बीच नहीं लड़ा जाता, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ऐसे में अर्थव्यवस्था का परिचय होता है शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट अगर प्रभावित होता है तो उसके परिणाम आपको सुर्खियों के अंदर दिखाई देते हैं। भारत का शेयर मार्केट भी इसकी वजह से प्रभावित हो रहा है। नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं कि हम तो पूरी तरह तैयारी करके बैठे हैं, आ जाओ, 2-2 हाथ हो जाए। इस बीच में अब चर्चा बनती है कि दोनों लोग जो आमने सामने बैठे हैं उसमें किसके पास कितनी ताकत है। अल्टीमेटली अगर कोई ईरान में इतना कॉन्फिडेंस आ रखा है कि मैं इजराइल से टक्कर ले सकता हूं, तो उसके पास ऐसा है क्या जिसके कारण उसका ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, और उसके साथ है कौन जिसके कारण उसमें
में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। और अमेरिका जो अपने आप में इजराइल का हमेशा पक्षधर रहा है, क्या वो ऐसे समय पर भी रहेगा क्या जब उसके यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, या फिर वो यूक्रेन की तरह ही पीछे से खड़ा होकर काम करता रहेगा कि तुम पिटते रहो, हम पीछे से तमाशा देखेंगे? कारण इजराइल नाटो मेंबर नहीं है। इजराइल जब नाटो मेंबर नहीं है तो क्या अमेरिका उसका साथ देने आएगा? या फिर इजराइल पर हमला करने अगर टर्की चला आता है, टर्की जो कि नाटो मेंबर है, और ऐसे में अगर टर्की पर रिटेलिएशन इजराइल कर देता है तो क्या अमेरिका अपने नाटो साथियों को छोड़कर इजराइल का साथ देगा? बहुत सारी समीकरण हैं। इसी कारण से आपको यह जानना जरूरी है कि कौन किसके साथ है। जियोपॉलिटिक्स का ये जो गणित बन रहा है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग गणित बनता जा रहा है। नाटो की मतलब जो वो है ना पवित्रता, या कहिए कि नाटो की जो सैंक्टिटी है ना, वो इस समय जांची जाएगी कि नाटो वाकई में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इजराइल का साथ देगा अमेरिका या फिर तुर्की का साथ देगा? ये सारी गणित यहां पर बन रही है। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान और इजराइल में एक दूसरे के साथ कि पहले तुम करोगे तो हम बदला लेंगे, हम करेंगे तो तुम बदला लोगे। इस तरह से जो इन दिनों रस्साकसी चल रही है, उन दोनों देशों के बारे में जान लीजिए कि ये कहां से पहुंची। कहते हैं कि अगर कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है ना, तो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, ये कहीं लिखा हुआ आपने भी पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके बहुत से राज जानता है, वो आपकी कमजोरियां जानता है, वो आपकी स्ट्रेंथ पहचानता है, वो आपके कनेक्शंस जानता है। ईरान और इजराइल भी दोनों एक दूसरे के 1979 तक बढ़िया मित्र हुआ करते थे। ईरान असल में बड़ा ही प्रोग्रेसिव कंट्री हुआ करता था 1979 तक। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? आजकल की भाषा में प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जो कि पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित हो, खुलेपन को बढ़ावा देता हो, डेमोक्रेटिक तरीके से रहता हो, जनता की आवाज को सुनता हो। लेकिन ये जो सुप्रीम लीडर यहाँ के खमेनेई हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पर धार्मिक आंदोलन हुआ। उसके बाद में यहाँ पर पूरी तरह शिया शासन आ गया और धर्म को ध्यान में रखते हुए धर्म आधारित देश के रूप में ईरान ने अपनी पहचान बनाई। और इजराइल को कहा कि इसने फिलिस्तीन जो कि एक मुस्लिम कंट्री था, उसको मिटा के अपनी जगह बनाई है, तो जहां जहां इस्लाम संकट में होगा ईरान खड़ा होगा। तो इस तरह से इजराइल को भी अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। यहां से धर्म के आधार पर दो देशों के बीच में एक दूसरे के खिलाफ नफरत शुरू हुई। इजराइल असल में कोई कंट्री है नहीं। इजराइल एक तरह से समझिए कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड का मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया एक बेस है कि भाई तुम जितने भी पैसे वाले देश बैठे हो ना, तेल के कारण जो अपने आप को बड़ा समझते हो, एक दिन अगर तुमको कंट्रोल करने के लिए हमने बड़ा बेस नहीं बनाया तो तुम सब पर भारी हो जाओगे। अमेरिका नहीं चाहता कि ये लोग इतने भारी हो जाएं, तो वो अपने बहुत सारे बेसिस में एक बेस इजराइल को बना के रखता है कि भाई कोई भी मामला हुआ तो झट से निपटा देंगे। ऐसी स्थिति में इजराइल का विकास हुआ और अमेरिका और इजराइल को एक समझते हुए ईरान उससे हमेशा बदला लेने के लिए लगा रहा। अब ऐसी स्थिति में इजराइल इटसेल्फ भी अपने आप को बड़ी इकोनॉमी बना ले गया। इजराइल ने अपने आप को बहुत बड़ी मिलिट्री पावर बना ली और अपने इसी जुनून के चलते वो कभी भी मिडिल ईस्ट में कोई युद्ध नहीं हारा। हालात ये हैं कि मिलिट्री के मामले में ईरान जो कि इजराइल से ऊपर आता है, अगर दुनिया भर में मिलिट्री की पावर देखी जाए तो ईरान 14वें पायदान पे आता है, इजराइल 17वें पायदान पर आता है। आबादी की अगर बात की जाए तो कम से कम 10 गुना डिफरेंस है। ईरान की आबादी लगभग 9 करोड़ है और इनकी आबादी मात्र 1 करोड़ के आसपास है। मतलब ये 98 लाख, 90 से 98 लाख के बीच में दिखाई जाती है। वहीं अगर सेना की बात की जाए तो सेना में जाने के लिए जो तत्काल ईरान में तैयार लोग हैं वो कम से कम 10 टाइम्स हैं, इजराइल से कहीं ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में अगर फोर्सेस की बात की जाए कि वर्तमान में किसके पास कितने सैनिक हैं, तो साहब ईरान के पास सैनिक 11.5 लाख हैं या 12 लाख मान लीजिए, तो इजराइल के पास में लगभग 7 लाख सैनिक हैं। यानी कि एक प्रकार से इजराइल सेना में ईरान से कम सैनिक रखता है। ईरान के पास एक्टिव यानी कि जलस्तरीय युद्ध के लिए जो तैयार लोग हैं वो अगर 6 लाख के आसपास हैं, तो इजराइल में ये मात्र 1.5 लाख के आसपास ही हैं। ईरान के पास रिजर्व बल अगर 3.5 लाख का है, तो इजराइल के पास रिजर्व फोर्सेस ज्यादा है, क्योंकि यहां पे हर आदमी मिलिट्री की ट्रेनिंग लेकर बैठा होता है। एक तरह से रिजर्व फोर्सेस इजराइल के पास होना, इसका मतलब है उसकी खुद की आबादी युद्ध के लिए तैयार होना। ठीक है। ईरान के पास पैरामिलिट्री फोर्सेस में इजराइल से कहीं ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। ईरान के पास 42,000 वायु सैनिक हैं, तो इजराइल के पास 89,000 वायु सैनिक हैं। यानी अगर टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की बात की जाए तो इजराइल पैदल सैनिकों की जगह एयरफोर्स पर ज्यादा बिलीव करता है और एयरफोर्स से ही वो इन सबको कंट्रोल रखता है। ऐसे में इसके पास में ईरान से ज्यादा वायु सैनिक हैं। इसी प्रकार से अगर थल सैनिकों की बात की जाए तो ईरान के पास में 3.5 लाख हैं, तो इजराइल के पास 5.5 लाख तैयार सैनिक हैं। नौसैनिकों की बात की जाए तो ईरान के पास नौसैनिक थोड़े इजराइल से ज्यादा पड़ते हैं, यानी कि किसी में एक ज्यादा है तो किसी में कोई दूसरा ज्यादा है। वायुसेना की बात की जाए तो 551 अगर ईरान के पास एयरक्राफ्ट हैं, उनमें से 358 युद्ध के लिए तैयार हैं, तो इजराइल इनसे ज्यादा रिजर्व रखता है और इनसे ज्यादा ही एक्टिव एयरक्राफ्ट रखता है। यानी कि वायुसेना के दम पर इजराइल ईरान पर भारी पड़ता है।
ईरान के पास में 186 फाइटर जेट हैं, जिनमें से 181 हमले के लिए तैयार हैं। तो इसके पास में 241 फाइटर जेट हैं, जिनमें से 193 हमले के लिए रेडी हैं। और ये फाइटर जेट्स भी अमेरिका वाले हैं, इजराइल के पास में जो हैं। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन विमान देखोगे, यानी कि बहुत हद तक कई जगह ऐसा पाओगे कि इजराइल और ईरान, कोई एक चीज में इजराइल आगे है तो कहीं दूसरे में ईरान आगे है। ये तो वो स्ट्रेंथ है जो कि आप और हमको केवल नंबर गेम के माध्यम से समझ में आती है। असली जो स्ट्रेंथ है वो है तकनीकी, जो इजराइल के पास ईरान से फार बेटर है। और जो इसका सबसे बड़ा डर है वो क्या है? वो है ईरान के पास परमाणु बम का होना। असल में इस दुनिया में जो सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट होगा अगर इन दोनों के बीच में कभी युद्ध छिड़ता है, तो वो होगा ईरान के द्वारा न्यूक्लियर बम का उपयोग कर लिया जाना। क्योंकि ये डर तो लंबे समय से बना हुआ है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, लेकिन बम बना या नहीं ये तब तक पता नहीं चलता जब तक वो फटा नहीं। और फटा नहीं, असल में ईरान ने जितना भी अब तक सैंक्शंस झेले हैं वो न्यूक्लियर बम के कारण ही झेले हैं। और न्यूक्लियर बम ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको कि परेड ग्राउंड पर दिखाया जाए कि देखो हमारे पास न्यूक्लियर बम है। हो सकता है जिस प्रकार से अमेरिका ने दुनिया को जापान पर हिरोशिमा नागासाकी हमला करके सरप्राइज कर दिया था, ईरान भी इस तरह के वॉर में अपने न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग कर ले। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ईरान ऐसा देश जिसने इतने सैंक्शंस झेले कि दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शन झेलने वाले 3 देशों में वो शामिल है। नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान, ये टॉप सैंक्शनड कंट्री है वर्ल्ड की। उसके बावजूद भी वो झुका नहीं। इसका मतलब कुछ तो उसके पास ऐसा है। भाई उसने सैंक्शन क्यों झेले? सैंक्शन इसलिए झेले क्योंकि दुनिया को डर है कि उसने न्यूक्लियर वेपन बना रखा है। जस्ट लाइक इराक को लेकर, सद्दाम को लेकर अमेरिका को डर था कि इसने केमिकल वेपन बना रखे हैं। ईरान को लेकर डर है कि इसने न्यूक्लियर वेपन बना रखे हैं। अगर ऐसा हो, ये केवल कयास है, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान ने बना ही लिए, लेकिन अगर ऐसा हो कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो इस युद्ध में ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा। इस सरप्राइजिंग एलिमेंट की शायद दुनिया ने तैयारी ना कर रखी हो, और इजराइल को तो 1% भी हो सकता है इसका अंदाजा ना हो। रीजन, क्योंकि ईरान बना रहा है, ये कई बार रिपोर्ट्स में आ चुका है। यही कारण है कि ट्रंप इस पर काट सा लगाए थे कि नहीं भाई तुमको नहीं उठने देंगे हम, ठीक है। इसी प्रकार से अगर और चीज की बात करी जाए तो ईरान के पास जो टैंक हैं वो इजराइल से सेल्फ प्रोपेल्ड में ज्यादा हैं। मतलब टैंक की लड़ाई हो, पानी की लड़ाई हो, ईरान हावी पड़ता है, लेकिन हवा की लड़ाई हो तो इजराइल भारी पड़ता है। कुल मिलाकर ये है। नौसैनिकों की बात हो तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसके पास जनसंख्या ज्यादा है तो काम करने के लिए लोग भी ज्यादा होंगे। ईरान इन मामलों में भी बहुत आगे है। इतना ही नहीं, ईरान ने इजराइल के चारों तरफ, जैसे भारत के चारों तरफ चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनाई हुई है हमको कंट्रोल करने के लिए। ग्वादहार, हम्बन टोटा, इधर की तरफ म्यांमार और बांग्लादेश, जहां जहां पर उधर इधर जिबूती, हमारे चारों तरफ जिस प्रकार से पाकिस्तान, चाइना ने हमको घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की तरह अपने अड्डे बनाए हुए हैं, ऐसे ही ईरान ने इजराइल को घेरने के लिए अपने अड्डे बनाए हुए हैं। जैसे उसने जस्ट इजराइल के उत्तर में बैठा हुआ लेबनान, जिसको हिजबुल्ला को कंट्रोल दे रखा है, वो हिजबुल्ला पूरी तरह ईरान समर्थित है। अब उसके जस्ट बगल में चल लीजिए, आ जाएगा लेबनान के जस्ट बगल में आ जाएगा सीरिया। सीरिया भी बिल्कुल जो बशर अल असद सरकार है वो शिया सरकार है। सरकार खुद ईरान के समर्थन में है, यानी कि जब जब आप गोलन हाइट पर कॉन्फ्लिक्ट सुनते हैं समझिए सीरिया एक्टिव हो चुका है। ऐसे ही जो इराक है उसमें शिया और सुन्नी का ही कन्फ्लिक्ट है। आईसिस सुन्नियों का था तो जो सरकार थी वो शियाओं की थी। इस प्रकार से उल्टा सुल्टा यहां चलता रहता है। तो शिया समर्थित यहां पर मिलिशिया अभी भी उपलब्ध है। ऐसे ही अगर और कंट्रीज को देखा जाए जो उसके साथ साथ लगे हुए हैं, उनमें से जस्ट उसके दक्षिण में, इजराइल के दक्षिण में गाजा पट्टी हमास, उत्तर में हिजबुल्ला, और रेड सी के अंदर यमन के अंदर बैठा हुआ हूती। ये तो वो लोग हैं जो कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाते हैं। यानी ईरान पर अगर हमला करने की इजराइल सोचता भी है तो इजराइल एक छोटा सा टारगेट एरिया है, उस पर दुनिया भर के क्षेत्र से उठ उठ करके गोले चलने शुरू हो जाएंगे। मतलब आप सोचिए, अगर मैं आपको यह मैप भी समझाने का प्रयास करूं और यह सोचने के लिए विवश करूं कि आप विचार कीजिए कि इजराइल केवल यहां से यहां युद्ध लड़ने की तैयारी करे, एक बार के लिए विचार कीजिए इजराइल पर कितनी जगह से हमले होंगे। उत्तर में लेबनान से, दक्षिण में हमास से, इधर से निकल के यमन से, इधर से निकल के सीरिया से, इधर से निकल करके इराक से, इधर से निकल के इजराइल से, इतनी जगह से। मतलब इसका तो चारों तरफ से सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। एक ही जगह को टारगेट करने के लिए कितना आयरन डोम काम कर लेगा अगर इस तरह से हमला प्लान हो गया। जैसे हमास के द्वारा जब इस पर हमला हुआ था 7 अक्टूबर को, वो अनप्लान्ड तरीके से था, यानी कि इतना ज्यादा सिस्टम को कोलैप्स कर दिया जिसके बारे में इजराइल ने कल्पना ही नहीं की थी। अब सोचिए कि ईरान कुछ ऐसा कर रहा हो कि ईरान ने जिसकी कल्पना ही ना की हो, हर तरह की वॉर टैक्टिक्स, हमास वाली बॉर्डर तोड़कर आने वाली वॉर टैक्टिक्स, हिजबुल्ला वाली उधर से आने वाली वॉर टैक्टिक्स, हवा में चल के ड्रोन वाली टैक्टिक, क्योंकि ये ट्राई कर चुके हैं कि ड्रोन से बच नहीं पा रहा है इजराइल, वो ड्रोन हमले को टैकल नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं
इजराइल ने इतने सारे दुश्मन अपने सामने खड़े कर लिए हैं जो आधुनिक वॉर टैक्टिक्स के साथ तैयार हैं। तो ये तो हुआ इजराइल का संकट कि भाई इजराइल के साथ में ये संभव है, ठीक है। ऐसे में कुछ देश ऐसे हैं जैसे सऊदी अरब, जो अमेरिकी समर्थित माना जाता है, लेकिन फिलिस्तीन के मामले पर यह भी दबी जुबान में अमेरिका की खिलाफत कर रहा है। हालांकि सऊदी हुआ, यूएई हुआ, बहरीन हुआ, कतर हुआ, ओमान हुआ, ये वो कंट्री हैं जो अमेरिकी समर्थित माने जाते हैं। अगर आप इस गल्फ को उठाकर देखें तो यहां पर कुछ ऐसे अब जैसे कतर जो है ना, इसका बड़ा डाइसी मामला है। डाइसी मामला क्यों है? ये कभी भी पासा पलट सकता है। क्यों पलट सकता है? क्योंकि यहीं की राजधानी दोहा में तो हानिये को दफनाया गया है। यहां के जो सेंटिमेंट हैं, जो यहां के थनी जो करके राष्ट्राध्यक्ष बने हुए हैं, वो कौन सा रूप ले ले नहीं पता है। ऐसे ही अगर दुश्मन देशों की बात की जाए तो हाल ही में नया जो वाइल्ड कार्ड एंट्री किया है वो टर्की किया है। टर्की कैसे किया है? क्योंकि आपको याद होगा, जैसे ही हानिये की मौत हुई, झंडा झुकाने का काम इनने किया। इन्होंने बकायदा इंस्टाग्राम खुद के देश में बैन कर दिया। इजराइल के अंदर जो इनका दूतावास है वहां के झंडे झुका दिए। अपने यहां पर मीडिया में चला दिया कि भारत ये कोई एजेंट था जिसने हानिये को मारा। मतलब इस पूरी लड़ाई में जहां आप और हम ईरान इजराइल कर रहे हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकता है टर्की। बीच में धार से कूद गया कि हम भी युद्ध लड़ेंगे, और वो देख करके कि चलो। और अच्छा, इन सब में टेक्नोलॉजिकली अगर एडवांस कंट्री देखा जाए तो ईरान से भी ज्यादा एडवांस है टर्की। एडवांस क्यों है? क्योंकि एक तो ये नाटो सहयोगी कंट्री है। नाटो देशों के पास अमेरिका के द्वारा दिए गए बहुत सारे वेपन्स होते हैं, यानी कि जितने भी आधुनिक हथियार हैं वो टर्की अपने पास ऑलरेडी रखता है, नंबर एक। नंबर दूसरा, नाटो कंट्री होने का मतलब है कि अगर इजराइल ने इस पर हमला करने का रिटर्न गिफ्ट देने का सोचा तो टर्की पर हमला नाटो देशों पर हमला कंसीडर किया जाएगा। और नाटो का हमला मतलब यह हुआ कि इसके साथ में और देश ऑटोमेटिक जुड़ाएंगे, यानी कि एक बार यहां पर कुछ भी घटना शुरू हो जाए। देखो, एक लाइन में अगर बात कही जाए, मेरा जो प्रिडिक्शन है वो तो ये कहता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दुनिया का इतना पैसा इस समय स्टेक पर लगा हुआ है। अगर फिर भी यह घटना अनियंत्रित चेन रिएक्शन की तरह हो जाए तो यह समझना दुनिया में बचेगा कोई नहीं। कभी भी दुनिया युद्ध के उस पर बैठी हुई है, युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है। जिस भी समय कोई भी देश अनियंत्रित अभिक्रिया कर गया, बस जबानी जंग लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर ये जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो आप फिर इस पूरी घटना को कंट्रोल में नहीं ला पाएंगे। और जब कंट्रोल में नहीं ला पाएंगे तो विचार कीजिए कि ये वाला क्षेत्र संभवतया मैप से ही गायब हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में बैठा हुआ है। इजराइल यहां पर इन सबको हूल दे रहा है। और तो और मैं अब आपको थोड़ी ताकत, चलो अर्दगन की तो बता ही दी कि ये क्या क्या कर सकता है, क्योंकि ये तो पूरी तरह से धमका के चल रहा है इजराइल को। और इसको इन दिनों अपना पुराना 1914 से पहले का ऑटोमन एम्पायर के टाइम का पुराना वो चाहिए कि भाई हमारी इज्जत वापस मिले। जैसे सब लोग पुरानी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। यूएसएसआर अपनी पुरानी इज्जत के लिए, रशिया जो लड़ रहा है कि हम यूएसएसआर काल को याद करते हैं, भारत अपने पुराने अतीत को याद करके इन दिनों एकदम ग्लोरीफाइड फील कर रहा है। टर्की भी कह रहा है कि एक समय हम ऑटोमन हुआ करते थे, सब हमारा होता था, अब ये अचानक ईरान इजराइल क्या होने लग गया, हमें भी कंसीडर करो। सब लोग अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। अब इसमें और इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, वो है रशिया। मतलब ये आपको समझना इसलिए है कि दुनिया का कौन सा देश किसके साथ खेलेगा। अब सब रशिया की बात समझिए। देखिए, रशिया की कहानी क्या है ना, रशिया इस समय पर चुप क्यों है? चुप इसलिए है क्योंकि साहब इजराइल को वो जानता है कि इसके पास पावर तो है, पैसा भी है, और इसकी कंपनियों के पास में वो शक्ति है कि ये दुनिया को हिला सकती हैं। लेकिन अमेरिका का समर्थक है इजराइल, ये भी जानता है रशिया। और ऐसे समय पर जब क्यूबा संकट के छोटे से देश में इजराइल और रशिया और अमेरिका आमने सामने हो सकते हैं, तो ऐसे में ईरान को साथ देने के लिए, क्योंकि इन दिनों ईरान और रशिया के बीच बड़ी मित्रता बढ़ी है। और क्यों बढ़ी है उसको थोड़ा सा समझिए। ईरान ने अपनी तरफ से अपने कामिकाजे जो ड्रोन है ना, वो इसको दिए थे यूक्रेन वॉर के लिए कि साहब आपके पास में वेपन कम हो रहे हैं तो हम आपको वेपन पकड़ाएंगे। ऐसे में अगर ईरान के पास में वेपन खत्म होने लगे तो रशिया डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व ना होकर इनडायरेक्टली ईरान को वेपन्स देने लगे, आधुनिक हथियार देने लगे। आधुनिकता के मामले में माना जाता है कि ईरान इजराइल के सामने तो नहीं टिक के खड़ा, लेकिन रशिया अगर इसको आधुनिक वेपन पकड़ा है, उदाहरण के लिए इसके पास S-400 लाके खड़ा कर दिया कि लो बेटा तुम इसको यूज करो, तुम पर कोई हमला नहीं कर पाएगा। फिर इसके पास में अपने सुखोई और मिग लाके खड़े कर दिए, या फिर इससे ये कहा चिंता मत करो, मेरी मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वेपन वाली मिसाइल है, एग्रीमेंट करते हैं, मैं तुम्हारे यहां खड़ी कर देता हूं। ऐसे में जो जैसे बेलारूस को कह रखा है ना रशिया ने कि तुम पर कोई हमला नहीं कर पाएगा, मैंने तुम्हारे यहां मिसाइल खड़ी कर दी है, और वो भी न्यूक्लियर वेपन वाली कर दी है, अगर कोई तुम पर हमला करे तो बम दाग देना। तो ईरान के साथ अगर रशिया बैकडोर एंट्री कर जाए, जैसे
यूक्रेन के केस में अमेरिका दागा हुआ है, तो भाई साहब स्थितियां बहुत बिगड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि तब इजराइल वर्सेस ईरान नहीं है। इजराइल के पीछे अगर अमेरिका खड़ा है तो इसके पीछे आकर के रशिया खड़ा हो सकता है। और मैं वही बोल रहा हूं, जिस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुए थे, तब देश एकदम जो बड़े देश थे वो आमने सामने नहीं आए थे, आने के लिए तो और देश घूम फिर के आगे सामने आमने सामने आए थे। तो ये एक बड़ी स्थिति है जो बन सकती है, यानी पुतिन की वाइल्ड कार्ड एंट्री देश और दिशा बदल देगी, ये लगता है। तो नेतन्याहू को फिर आफ्टर ऑल घमंड किस बात का है कि वो एनी टाइम कह रहे हैं आई एम रेडी। तो भाई अल्टीमेटली आप रेडी हो कैसे? क्या है आपके पीछे की वो कुव्वत? क्योंकि दुनिया में आपके चारों तरफ दुश्मन बैठे हुए हैं, आपके जस्ट ऊपर लेबनान, टर्की बैठे हुए हैं, सीरिया, इराक, ईरान बैठे हुए हैं, हिजबुल्ला बैठा हुआ है, हमास बैठा हुआ है, हुती बैठे हुए हैं, ईरान बैठा हुआ है, और पीछे से एंट्री करने के लिए तो आपके पास क्या है? तो ये फिल्मों का डायलॉग ना मार दे कि मेरे पास मां है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि हमारे पास बाबा है, और वो बाबा जो है वो बाइडेन है। असल में बाइडेन G7 को लीड करते हैं। ये वही G7 है जिसने क्रीमिया पर जब रशिया ने 2014 में कब्जा किया था तो रशिया को G8 से निकालकर उसे G7 में तब्दील कर दिया था। तो ये G7 कंट्री जिन्ना है, और G7 कंट्रीज का जो मसीहा है वो कौन है? अमेरिका। और अमेरिका का पूरा सपोर्ट किसको है? इजराइल को। क्यों सपोर्ट है? इस पर मैंने सेशन किया हुआ है, आपको मैंने बताया हुआ है कि यहूदियों को क्यों वेस्टर्न कंट्रीज पसंद करते हैं, इजराइलियों के पीछे ऐसा क्या प्यार है जिसके कारण अमेरिका पूरी तरह नतमस्तक है कि चाहे जो हो जाए हम इजराइल का साथ नहीं छोड़ सकते। मैंने इस पर पूरा एक सेशन किया हुआ है, अंकित इंस्पायर इंडिया पर डला हुआ भी। G7 की एक विशेषता मैं आपको बताऊं, और वो विशेषता क्या है कि जीडीपी जो है ना G7 कंट्रीज की, वो दुनिया का 44% है। यानी दुनिया के 7 देश, और 7 देश जिनके पास दुनिया की आबादी का मात्र 10% रहता हो, वो दुनिया की आबादी का 44% जीडीपी रखते हो। और देखिए दुनिया में बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, अगर किसी ने ये बात बोली है तो भाई इकोनॉमी का बहुत बड़ी ताकत है। कैसी ताकत है आप सोच के देखो कि इंडिया को अमेरिका धमका रहा है कि तुम रशिया के साथ में किसी प्रकार का व्यापार नहीं करोगे, अदरवाइज हम तुम्हारे साथ में सैंक्शन खेलेंगे। इसका मतलब समझिए कि ये सैंक्शन बहुत बड़ी ताकत होता है, आपको इकोनॉमिकली बायकॉट कर देना। आज इंडिया की हालत सोचकर देखिए ना, अगर आज इंडिया में इतनी सारी अमेरिकी कंपनी काम कर रही हैं, चाहे आप जिस पर मुझे फिलहाल सुन रहे हैं यूट्यूब, ये अमेरिकी है, जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप पढ़ते हैं वो गूगल जो है वो इनकी कंपनी है ना, ये सारी कंपनी तो इनकी है, जिनके थ्रू आप अपने चैनल्स को शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये सब अमेरिकी कंपनी है। ऐसे में आप जो खा रहे हैं पी रहे हैं, ये जितने भी आप आधुनिक कमरे के अंदर बने हुए सिस्टम देख रहे हैं, मैं जिस कैमरे के थ्रू आपके सामने हूं वो सोनी का है, सोनी जापान का है। जापान जो है वो G7 कंट्री है। मतलब आज किसी भी सिस्टम को अगर आप उठाकर देखें तो सब कहीं ना कहीं अमेरिका या अमेरिकी समर्थित लोगों के द्वारा कंट्रोल्ड है। हम और आप इन्हीं के द्वारा आधुनिकता में घिरे हुए हैं, और ऐसे में घिरे हुए में अगर आपके साथ में एक खेला कर दिया जाए, क्या खेला कर दिया जाए कि इकोनॉमिक बायकॉट, तो किसी देश के पास हिम्मत नहीं। ये असली ताकत है इजराइल की। ये तो हुआ आर्थिक ताकत, अब सैन्य ताकत भी समझो। देखो दुनिया भर में अमेरिका केवल अमेरिका में अड्डा बना के नहीं बैठा है। जैसे आज हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पर अपने ये जगह पर बेसेस बनाए हुए हैं, ये हम बोलते हुए पाए जाते हैं। अमेरिका ने अमेरिका के बाहर 750 जगह पर 80 देशों में अपने अड्डे बनाए हुए हैं। ये कितनी बड़ी बात है, आप ऐसे सोचो। इंडिया का अगर बाहर सैन्य अड्डा ढूंढा जाए कि भारत की सेना बाहर कहां है, तो कहीं मिलेगी नहीं, ज्ञात प्रकार से कहीं नहीं मिलेगी। अज्ञात प्रकार से हम मना करते हुए पाए जाएंगे, नहीं 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 हमारा नहीं, हमारा नहीं है। मुश्किल से 2-4 जगह पकड़ लो। मालदीव्स में गए थे, वहां मालदीव्स वाले विरोध पे उतर आए कि साहब नहीं, उनके सैनिकों को वापस भेजो। अमेरिका पैसे के दम पर 80 देशों में 750 अड्डे बनाकर बैठा है। मजाक है क्या? 750 जगह अड्डे बनाकर बैठा है। लगभग 1.25 लाख ट्रुप्स इसकी डिप्लॉयड है दुनिया भर में अगर देख लिया जाए। मतलब 750 तो घोषित अड्डे हैं, फिर वहां पर सैनिक किसी ना किसी रूप में अगर काम कर रहे हैं तो दुनिया के 159 देशों में काम कर रहे हैं। जिस मिडिल ईस्ट के अंदर ये तनाव चल रहा है ना, अगर इसी की बात करो तो आप इस मिडिल ईस्ट की तस्वीर देखोगे तो हैरान रह जाओगे। जो ईरान इतना उछल रहा है, इसे समझना चाहिए कि अमेरिका कितना दूर तक बैठा हुआ है। देखो ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है ना पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, जिसके एक पार ईरान बैठा है, उसके दूसरी तरफ अमेरिका तो बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है बंदूक लगा करके। शुरू हो जाओ यहीं से लेकर के, ओमान से लेकर के यहां पे दाफरा एयरबेस उठा करके, कतर उठा लो, ये ना US 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर उठा लो, कुवैत उठा लो, इराक उठा लो, ये टर्की उठा लो, या जहां जहां सऊदी अरब उठा लो, जहां देखोगे वहां अमेरिकी बेस बना हुआ है भाई। मिडिल ईस्ट में ये जितने भी नाम आपको लिखे दिख रहे हैं, ये सब की सब क्या हैं? तो अमेरिका के बेसेस हैं। ये अमेरिकी सेना रहती है यहां।
बकायदा प्रूवन तरीके से अपने हेलीकॉप्टर हवाई जहाज लगा के बैठी है कि चलो कुछ करके दिखाओ। और तो और ये जो पानी दिख रहा है ना आपको, ये वाला पानी, फारस की खाड़ी, जैसे ही ये घटना शुरू हुई, जब ईरान ने कहा कि हम कुछ करेंगे, तो भाई साहब इन्होंने अपना अब्राहम लिंकन, एक एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज है, जैसे भारत के पास आईएनएस विक्रांत है, विक्रमादित्य है, इस प्रकार का एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर कि जो लड़ाकू विमान है वो टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। जैसे अफगानिस्तान वॉर जब हुआ था तो अमेरिका ने पानी में लाकर के अपने एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े कर दिए, यहीं से उड़ाता और मार के चला आता। यहां पानी के अंदर ले जाकर खड़ा कर दिया। रूजवेल्ट नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा था, उसको तो कहा तू तो घर जा, और यहां पर भाई साहब अब्राहम लिंकन को भेज दिया। न्यूज बन चुकी है। और समझो इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, मैंने जैसे पहले कहा ना, पूरी दुनिया को अमेरिका ने बांटा हुआ है अपने तरीके से। जैसे इंडिया को कवर करने के लिए इसने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड बना रखी है, ऐसे ही इजराइल ईरान इस क्षेत्र को कवर करने के लिए सेंट्रल कमांड बना रखी है। और इस सेंट्रल कमांड का जो चीफ है वो इस समय, आज जिस समय आप ये सेशन सुन रहे हैं, इस समय इजराइल में जाकर बैठा हुआ है। यानी इस सेंट्रल कमांड का जो जनरल है वो वहां बैठा है, सब फ्लीट फ्लाट लेकर के कि चलो भाई तैयारी करते हैं। इन लोगों को तो युद्ध में मजा आता है। ये रहा आपका अब्राहम लिंकन, जिसको इन्होंने पानी में खड़ा कर दिया है। ये सारे के सारे फाइटर जेट्स खड़े हैं गिनती से, यहीं से उड़, मतलब ये अगर कोई देश इनको परमिशन ना भी दे तो भी ये तो पानी के अंदर से उड़ा उड़ा के मार देंगे। यानी इन्होंने वो स्थिति बना रखी है। यानी G7 कंट्रीज और अकेला अमेरिका दुनिया पर कितना भारी हो सकता है, अब आप सोच के देखिए। यानी इंटरेस्टिंग है कि अगर ये वॉर होता है तो इस वॉर का व्यापक असर होगा, या फिर जैसे लास्ट टाइम हुआ था 4 अप्रैल 2024 को क्या हुआ था कि साहब इधर से इजराइल ने सीरिया में बम दागा था, ईरान वाले निकले पूरे बम धमाके फोड़ के कि हम जाएंगे, और जाकर के इजराइल पे जाकर के 2 पटाखे फोड़े और चले आए कि वाह। और फिर ईरान के अंदर जश्न मनने लग गया कि भाई कहिए भाई साहब जश्न बहारा है, हम लोग ताकतवर हैं, हम इजराइल पर जाकर बम फोड़कर चले आए। जबकि इजराइल के आयरन डोम ने सब कुछ निपटा दिया था। इजराइल ने कहा ठीक है, हाँ आए थे, पता है आए थे, बहुत तेज आए थे साहब, और उस चीज को वहीं की वहीं निपटा दिया गया कि तुम्हारे देश में घुस करके तुम्हारे फकीरजादे को हम मार दिए, सुलेमानी को हम मार दिए, हम हानिये को मार दिए, राइसी को मार दिए, सब मार दिए, तुम 4 बम फोड़ करके भी कहो कि हाँ भाई हमारे अंदर फक्र जिंदा है। अब इस बात को ही समझना है कि ईरान इसको ईगो पे कब ले जाता है, क्योंकि ईरान का नुकसान बहुत हुआ है यार। राष्ट्रपति मर गया जिसको ईरान ने कहा नहीं कि ये मोसाद ने मारा, क्योंकि बेइज्जती हो जाती। उनके देश में फिलिस्तीन का टॉप कमांडर हानिये मार दिया। उनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कलाम टाइप का जो वहां पर आदमी रहा होगा फकीरजादे, उसको मार दिया। उनके यहां का जो मतलब अपने आप विपिन रावत टाइप के जो आदमी है, उस टाइप के आदमी को दूसरे देश में सुलेमानी को ले जाकर के इराक में मार दिया। मजाक नहीं है भाई, ईरान का बहुत नुकसान हुआ है। अब ये जो खमनेई है ना, वो इस बात को कैसे लेते हैं और किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, ये आने वाला समय देखेगा। इंटरेस्टिंग चलने वाला है दुनिया में, ठीक है। इस पर मैंने पहले से सेशन किया हुआ है कि अमेरिका की क्या मजबूरी है कि वो यहूदियों का इतना साथ देता है। उस पर मैंने कंप्लीट सेशन किया हुआ है अंकित इंस्पायर इंडिया पर, 9 महीने पहले। समय निकले तो जाकर देख लेना, ठीक है साहब। ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है, और क्या क्या चल रहा है वो मैंने बता दिया है। तो 72 घंटे का सेशन हमने किया था। आज का सेशन ये है कि अब आज की तैयारियां हैं कि आज कुछ शुरू हो सकता है, लेकिन इस बीच में जो मार्केट है वो थोड़ा हिल रहा है। और आपके दिमाग में इतनी पूरी कहानी सुनकर के एक सवाल जरूर बना होगा, ये दो कहां हैं, इंडिया और चाइना कहां खड़े हैं। देखो, इंडिया और चाइना ये समझदार हैं, ये दोनों बैठे हुए हैं। इन्होंने आज तक किसी भी युद्ध में किसी का साथ नहीं दिया। ये हमेशा गुटनिरपेक्ष रहे हैं। ये बोलते जरूर हैं कि हम शांति कराएंगे, लेकिन साथ नहीं देते, क्योंकि इसको ना इंतजार चाइना को किस बात का है। जैसे एक टाइम पर अमेरिका कभी भी वर्ल्ड वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ था, इस पर हमला हुआ तो इन्वॉल्व हुआ। चाइना भी चाहता यह है कि तुम बेटा एक बार लड़ो, लड़ करके मरो, तुमको जब जरूरत पड़ेगी ना मैन्युफैक्चरिंग की, सामानों की, तो दूसरे अमेरिका हम बनेंगे। ये तो है चाइना की तमन्ना। इंडिया की क्या है? इंडिया की ये है कि जिनको चाइना से नाराजगी है वो हमारे पास आ जाओ। यानी चाइना +1 दुनिया भर के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब है। उसमें जो +1 है ना, उस +1 को इंडिया अपने लिए चाहता है कि बहुत सारी कंपनी जो चाइना से नफरत करती हैं, इंडिया आओ ना, इंडिया बहुत अच्छा देश है, यहां मैन्युफैक्चरिंग करो। और इसी को ध्यान में रखते हुए चाहे एप्पल को इंडिया में बुलाना हो, चाहे सैमसंग को बुलाना हो, या बड़ी सारी कंपनियों को इंडिया में बुलाना हो, इसके पीछे भारत की रणनीति यही है कि इससे नाराज हो तो हमारे पास आ जाओ। ये दोनों लोग इस समय मैन्युफैक्चरर बन के बैठना चाहते हैं, ये है कुल जमा बात, ठीक है। लेकिन इस तनाव के चलते मार्केट हिल रहा है। भारत के मार्केट के अंदर लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं इस हमले की तैयारी के चलते। अब देखना होगा इजरायली मार्केट के अंदर असर है
अमेरिकी मार्केट में असर है, इंडिया के मार्केट में असर है। अब यह असर किस तरह से न्यूट्रलाइज होता है, दुनिया वाले इसको सेटल करना चाहते हैं या नहीं चाहते। मैं इस बार कहना यह चाह रहा हूं कि भाई लास्ट टाइम तो अमेरिका वगैरह सब तैयारी कर रहे थे कि चलो इसको हैंडल सेटल करते हैं, शांति रखते हैं, सब यात्राएं हो रही थी कि युद्ध ना हो। इस बार यात्राएं हो रही हैं कि युद्ध हो तो क्या हो, दोनों में अंतर है। अब ये अंतर किस तरह से काम करता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। बाकी सब लोग आराम से पढ़ते रहो, क्या पता आपका भी नंबर आ जाए, किसी तरह का काम कोई ना कोई मिल जाए। ठीक है साहब, ये थी मेरी तरफ से जानकारी। बाकी बेहतरीन खबर ये है कि जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स पढ़ने में अभी आपको आनंद आया, बहुत सारा मैप समझने का, ये मैप ज्योग्राफी का बड़ा हिस्सा है और वो मैपिंग की क्लासेस एनसीईआरटी बैच में शुरू हो चुकी हैं। जिन्हें भी ज्वाइन करना हो, इस हफ्ते 10 अगस्त तक एडमिशंस खुले हैं। ऐसे में आप जहां पर एडमिशन लेते हैं तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री चारों एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12th तक आपको पढ़ाई जा रही हैं हमारे द्वारा अपने बैच में, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। जिन्हें भी एक्सेस करना हो करें। बाईलैंग्वेज क्लासेस हैं, प्रॉपर तरीके से कंटेंट डाउनलोड करने की फैसिलिटी है, लाइव क्लासेस को मल्टीपल टाइम रिकॉर्डेड भी देखने की फैसिलिटी है। तमाम फीचर्स के साथ अपनी पाठशाला ऐप आपके लिए उपलब्ध है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। हमारे द्वारा जो भी कंटेंट यहां दिया जाता है वो हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जिसका नाम अपनी पाठशाला.com है। उस एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई हैं, ARO की बहुत ही नॉमिनल कीमत में, बिहार PCS की बहुत ही नॉमिनल कीमत में, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस की तमाम टेस्ट सीरीज और भी आने वाले समय में लंबी सारी टेस्ट सीरीज यहां शुरू होने वाली हैं, तो आप जाकर उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारी अतिरिक्त जानकारी आप लोगों को उपलब्ध है। ठीक है साहब, चलिए कोई भी क्वेरी कमेंट हो तो जल्दी से बताएं, फिर हम आगे बढ़ें।